देखो, हमने लास्ट टाइम हम संविधान का भाग एक पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब संविधान का एक भाग पढ़े थे, उसमें पहला अनुच्छेद था आपका, इंडिया था भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो जब उसमें मैंने बताया था कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, ये मैंने बताया था। और उसी समय कहा था कि जो जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब आपको करवाएंगे, ठीक है। अब देखो, भारत में कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने रियासतें, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भारत का जो एकीकरण कैसे हुआ। सब जानते हैं कि भारत का एकीकरण करने में जो योगदान रहा है, मुख्य रूप से वो रहा है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। कि सरदार पटेल ना होते तो संभव हो शायद ही संभव हो पाता कि क्या हमारे देश का क्या होता, एकीकरण होता। जैसा हम वर्तमान में भारत का स्वरूप देख रहे हैं, वो हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो देशी रियासतों के एकीकरण में आपको दिख रहा होगा इधर कि हमने जो इनको बांटा, एक तो बांटा है ब्रिटिश भारत में और एक बांटा है देशी रियासतों में, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में उस समय भारत में जो प्रांतों की संख्या थी वो थी 9। ब्रिटिश भारत में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 9। एक सेकेंड, हाँ, दिख रहा होगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतों की संख्या थी 9। और जो हमारे देसी रियासतों में कितनी देसी रियासतें थी? 600। कितनी थी? 600 देसी रियासतें थी, ठीक है। हाँ, देख लो। तो जब 9 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय और 600 देसी रियासतें थी, अब इनको मिला के क्या बनाया गया? भारत बनाया गया। ये भारत के आज़ादी से पहले की, ठीक है। तो जो आज़ादी से पहले की बात हो रही है, 600 छोटी मोटी सारी देसी रियासतों को मिला के 600 के लगभग थी, ठीक है। जिनमें से 542 देसी रियासतें कहाँ आई? भारत में आई। और 58 कहाँ गई? ये गई पाकिस्तान में। 58 पाकिस्तान ले गया, 542 को हम कहाँ रख लिए? भारत में। कई जगह आपको ये मिलेंगी 565, एनसीईआरटी में लिखा होगा 565 देसी रियासतें। अभी किन्हीं के क्वेश्चन जग रहा होगा कि भाई साहब 565 पढ़ी हमने। तो हम आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, और जब आज़ाद हुआ भारत तो भारत में 542 देसी रियासतें रह गई, ठीक है। अब क्या हुआ? 542 देसी रियासतें तो रह गई, लेकिन इनमें कुछ देसी रियासतें ऐसी थी जो भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होना नहीं चाहती थी। तो इनमें कुछ रियासतें हैं, जो 3 रियासतें हैं, आप सब जानते होंगे। पहली रियासत का नाम सुना होगा आपने, हैदराबाद। ये जाना चाहती थी पाकिस्तान में। दूसरी थी जूनागढ़। ये जाना चाहती थी पाकिस्तान में। और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। ये रहना चाहती थी स्वतंत्र, कि ना तो पाकिस्तान में जाऊं और ना भारत में जाऊं, कर लो जो करना है, ठीक है। हाँ। तो जो हैदराबाद था, हैदराबाद का जो निजाम हुआ करता था, और हैदराबाद का जो क्षेत्रफल है, जो जगह है हैदराबाद, ये भारत के सेंटर में है, ठीक है। और हैदराबाद में जो उस समय बहुसंख्यक लोग थे वो थे मुस्लिम, ठीक है। और वहाँ की जनता और वहाँ का शासक ये चाहता था कि हैदराबाद को कैसे भी पाकिस्तान में मिला लिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। क्यों नहीं था? भौगोलिक दृष्टि से संभव नहीं था। क्योंकि ये जो हैदराबाद है बीच में पड़ता है भारत के लगभग। अगर ये पाकिस्तान को दे भी दिया जाता तो जगह जगह पाकिस्तान हो जाते। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में पाकिस्तान, सेंटर में पाकिस्तान, तो छोटे छोटे पाकिस्तान हो जाते हैं। अब ये दो ही हमें, है ना, सता रखे हैं, पाकिस्तान। और तो एक और बन गया बांग्लादेश, छोटा पाकिस्तान, ठीक है। तो जब ये हाँ, उस समय ये दो बने थे, और तीसरा ये हैदराबाद, हैदराबाद है, इसको चाहते थे। हैदराबाद का निजाम था उस समय उस्मान अली, ठीक है। आपने सुना होगा उस्मान अली। उस समय सबसे धनी व्यक्ति था ये। बहुत बहुत पैसे वाला था। बाप दादाओं की संपत्ति थी, ठीक है। हमारे तो बाप दादा छोड़ के नहीं गए, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बाप दादाओं की संपत्ति थी, तो इसलिए ये बहुत धनी व्यक्ति था, ठीक है।
क्योंकि निज़ामों का शासन रहा है हैदराबाद पे। तो जब हैदराबाद का जो निज़ाम है ये चाहता था कि हैदराबाद को कहाँ मिलाया जाए, पाकिस्तान में मिलाया जाए, ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं था। और उसने हैदराबाद में मारकाट शुरू कर दी भयंकर तरीके से, कि हैदराबाद की जो अल्पसंख्यक लोग थे, कि जो हिंदू वगैरह हैं जो जाना चाहते हैं कहाँ पे, भारत में रहना चाहते हैं, उनको दबाना, उनको मारना काटना शुरू कर दिया बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। पढ़ना कभी आप ये हिस्ट्री में, जब आपको पढ़ाया जाए बीजापुर गोलकुंडा वगैरह, तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो भयंकर मारकाट शुरू हो गई। तो इसी को देखते हुए हमारी जो भारत सरकार है, तो ये मुद्दा सरदार पटेल ने अपने हाथ में लिया और यहाँ पे सैन्य कार्रवाई कर दी, ठीक है। सैन्य कार्रवाई कर दी क्योंकि यहाँ की जनता हताश थी। हताश इसलिए थी कि यहाँ का जो शासक था उस्मान अली, वो चाहता था कि मैं कैसे कैसे पाकिस्तान चला जाऊँ। तो जैसे ही यहाँ पे सेना ने अटैक किया, सैन्य कार्रवाई हुई, तो उस्मान अली यहाँ से भाग के पूर्वी पाकिस्तान में शरण ले ली। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, ठीक है, वर्तमान में बांग्लादेश है, वहाँ जाके शरण ले ली। किसने? उस्मान अली ने। मैं लिख देता हूँ, उस्मान अली। दूसरा है आपका जूनागढ़। तो हैदराबाद को हमने मिला लिया किस कार्रवाई से? सैन्य कार्रवाई से। दूसरा है जूनागढ़, और जूनागढ़ का जो शासक हुआ करता था उस समय महावत खां। इसका शासक कौन है? महावत खां। महावत खां। अब ये महावत खां, ये भी पूरी तरह से पाकिस्तानी सोच वाला व्यक्ति, ठीक है। तो जब महावत खां और वहाँ की जनता, ये जो जूनागढ़ पड़ता है आपके गुजरात में पड़ता है, ठीक है, सौराष्ट्र गुजरात ऐसे कुछ करके आपका देश का नक्शा है, ठीक है। तो इधर से आपका जूनागढ़ पड़ता है, मतलब पाकिस्तान से निकट है, लेकिन ये जो क्षेत्र, ये जो एरिया है, ये भौगोलिक दृष्टि से समुद्र से घिरा हुआ है, पाकिस्तान के टच नहीं होता है। तो ये भी चाहता था कि मैं पाकिस्तान में चला जाऊं। भाई आदमी हो तो चला जाए, लेकिन एक विशेष स्थान को आप पाकिस्तान में कैसे धकेल के ले जाओगे, ठीक है। ये भी सेम वही गलती कर रहा जो हैदराबाद वाला कर रहा था। और महावत खां था, ये कुत्तों का बहुत बड़ा शौकीन था, ठीक है, कुत्तों का बहुत बड़ा शौकीन शौकीन था। तो इसकी जो रानियां थी, ठीक है, इसकी रानियां थी, तो ये उन रानियों से ज़्यादा कुत्तों को प्यार करता था। ये कैसे कैसे, है ना, निजाम वगैरह हुए हैं भारत में, तो ये रानियों से ज़्यादा कुत्तों को प्यार करता था। तो जब ये जूनागढ़ में ऐसा हो रहा था कि जूनागढ़ को कहाँ मिलाया जाएगा, आपके पाकिस्तान में, तो जूनागढ़ पे कार्रवाई की गई। और जूनागढ़ का ही जो एक सेनापति हुआ करता था, ठीक है, जो जूनागढ़ का निजाम था वहाँ का, उसी का एक सेनापति हुआ करता था। तो उस सेनापति ने क्या किया, भारत जो सरकार है उसको इनवाइट किया कि आप आओ और जूनागढ़ को अपने भारत में मिला लो। तो सरदार पटेल ने सोचा कि भाई साहब, अगर ऐसे मिला लेंगे तो भविष्य में पाकिस्तान रहेगा, आपने तो जोर जबरदस्ती दस्ती से ले गए इसको, ठीक है, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो सरदार पटेल ने करवाया वहाँ जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब वोटिंग करवाई, ठीक है, क्योंकि जूनागढ़ की जो अधिकतम जनता थी वो थी हिंदू, ठीक है, और वहाँ कम लोग रहते थे मुस्लिम। तो यहाँ 99% जो वोटिंग हुई है जूनागढ़ में, कितने परसेंट? 99%। ये हुई है भारत के पक्ष में, कि हम भारत में रहना चाहते हैं। और 1% वोटिंग गई पाकिस्तान के पक्ष में। तो भारत यहाँ पे जनमत संग्रह के द्वारा इसको मिला लेता है। जब ये बात पता लगती है किसको? निजाम महावत खां को, तो अपने सारे कुत्तों को अपने निजी चार्टर प्लेन में भरता है और यहाँ से लेके उड़ जाता है पाकिस्तान, ठीक है, और अपनी रानियों को यहीं छोड़ जाता है। मज़े की बात तो यह है, रानियाँ छोड़ गए यहाँ पे, कुत्तों को ले गया। और अंत में क्या हुआ, जब वो वहाँ पहुँचता है तो कुछ दिनों बाद में उन्हीं कुत्तों में से उसको एक कुत्ता काट लेता है, और अंत में उसकी कुत्ते के काटने के कारण ही उसकी मौत हो जाती है, हाउ हाउ करके, ठीक है। तो बात ये है कि जिससे ज़्यादा प्यार करोगे अंत में वही काटेगा, ठीक है। तो इसको आप समझो। चलो आते हैं
नेक्स्ट। तो हैदराबाद को मिला लिया, जूनागढ़ को मिला लिया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा मिलाया। ठीक है। फिर बचा है हमारा कौन सा, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को कैसे क्या मिलाया गया, तो इसकी भी एक कहानी, बात कोई सियाणी लिख दूं के, यहाँ भी कहानी लिखी गई। ठीक है, क्या लिखी गई, कहानी लिखी गई, किसके द्वारा, राजा हरि सिंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ का राजा हुआ करता था राजा हरि सिंह। आपको पता चल गया होगा, यहाँ का तो था उस्मान अली। थोड़ा सा सेट, उस्मान अली हैदराबाद, महावत खां जूनागढ़। और जो जम्मू कश्मीर का हुआ करता था उसका नाम था राजा हरि सिंह, हिंदू राजा था। लेकिन यहाँ की जो जनता है ये ज़्यादातर मुस्लिम थी, और जनता चाहती थी, मतलब जनता का जो मत था वो ऐसे नहीं था कि पाकिस्तान में जाएं कि भारत में जाएं। यहाँ का राजा भी यही चाहता था कि हम जो जम्मू कश्मीर है इसको हम क्या रखेंगे, स्वतंत्र रखें, ना भारत के अधीन रहेंगे ना पाकिस्तान के अधीन रहेंगे। तो चलो छोड़ो कि आप रहो, अपने हिसाब से रहो, जा सिमरन जा ऐश कर। ठीक है, जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम था। ठीक है। आप जानते होंगे जो सरदार पटेल हैं वो जब एकीकरण कर रहे थे रियासतों का, तो गाजर और छड़ी की नीति अपनाते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा गाजर और छड़ी की, कि अगर किसी को पहले गाजर दी है और किसी ने वो गाजर खा ली तो मतलब क्या है कि वो शांति पूर्वक चाहता है कि उसकी जो रियासत है उसका एकीकरण, उसका विलय कर लिया जाए, कहाँ पे, भारत में। और किसी ने अगर ऐंठन दिखाई तो वो छड़ी रखता था, छड़ी हाँ, ठक ठक 2 बार खिड़ मतलब क्या हुआ, तो अब तू गाजर नहीं खाएगा, तू सीधे तरीके से नहीं आएगा, तो तेरे को उल्टे तरीके से लाना भी आता है हमें। ठीक है, अगर लातों के भूत बातों से मान जाते हैं तो हम कब के मना देते। ठीक है, लेकिन बातों से नहीं मानो तो लातों से मानो। तो कुछ ऐसी ही नीति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके साथ में थे वीपी मेनन। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी। तो इन दोनों ने मिलके क्या किया है, भारत का एकीकरण किया है। बहुत अहम योगदान रहा है, जो वर्तमान में भारत का नक्शा है उसको बहुत मुश्किलों से जोड़ा है। ठीक है। तो हाँ, जब जम्मू कश्मीर विवाद चला, जम्मू कश्मीर विवाद चला तो जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह खुद को स्वतंत्र रखना चाहता था, तो इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जा। लेकिन कुछ समय बाद में क्या हुआ, जो पाक है इसने नापाक हरकत की। और नापाक हरकत कैसी की, कि यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, कबाइली। कौन रहते हैं, कबाइली। यहाँ देखो मैंने लिख रखा है, पाकिस्तानी कबाइलियों के भेष में। तो कुछ यहाँ पे कबाइली समुदाय, कबीले रहते थे कबाइली नाम से। तो पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, कबाइलियों के भेष में यहाँ पे आक्रमण कर दिया। भाई साहब, कबाइलियों के भेष में आक्रमण कर दिया अचानक से। जैसे ही आक्रमण किया अचानक से, तो राजा हरि सिंह को संभलने का मौका नहीं मिला। राजा हरि सिंह आश्वस्त था कि हम तो स्वतंत्र हैं, हमारे को क्या लेना देना है। ठीक है। और उस समय हमारे देश की जो बागडोर संभाल रखी थी सैन्य, वो संभाल रखी थी माउंट बैटन ने। देखो भारत आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद होने के बाद में भी माउंट बैटन यहाँ था। ठीक है, वो यहाँ की सैन्य शक्ति को संभाल रखा था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या हुए हैं, आज़ाद हुए हैं ताज़ा ताज़ा, और आपको मिल गई सैन्य शक्ति, तो धावा बोल दिया भाई साहब पाकिस्तान को वापस मिला लो। ठीक है, दोनों देशों में लड़ाई चल रही है, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम ना हो जाए, इसलिए उन लोगों ने 1950 तक यहाँ तक सैन्य कमान संभाली थी। ठीक है। तो यहाँ का जो उस समय सैन्य अधिकारी हुआ करता था माउंट बैटन, तो उसने सोचा कि ये जो मुद्दा है ये इंटरनेशनल ना हो जाए, इसलिए उसने भारतीय सेना को नहीं भेजा। ठीक है, जम्मू कश्मीर हालांकि स्वतंत्र था, और माउंट बैटन चाहता तो वहाँ भारतीय सेना को भेज के जो पाकिस्तान का अटैक हुआ कबाइलियों के बीच में, तो उसको रोक सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने
अपना ये मत दिया कि 1945 में हाल फिलहाल में हम फ्री हुए हैं द्वितीय विश्व युद्ध से, और अब हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा मत था माउंटबेटन का। चलो कोई ना, मत करो वर्ल्ड वॉर 3। तो क्या हुआ, जो हरि सिंह था, राजा हरि सिंह, उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए और अपने जो सैन्य अधिकारी था, मतलब सेनापति था उसका, राजेंद्र सिंह। ठीक है, तो राजेंद्र सिंह को कहा कि राजेंद्र सिंह आप कुछ करो। तो राजेंद्र सिंह ने जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से जो जोड़ता है ना पुल, सबसे पहले राजेंद्र सिंह ने वो पुल उड़ा दिया, बम लगा के पुल उड़ा दिया। तो जब वो पुल उड़ाया गया, तो जो पाकिस्तानी सेना वो पुल के उस साइड में बैठी रही, और राजेंद्र सिंह ने एक पत्र भेजा भारत सरकार को, और भारत सरकार में वो पत्र मिला वीपी मेनन को। ठीक है, वीपी मेनन गया सरकार के पास कि भाई साहब, हरि सिंह जो राजा है जम्मू कश्मीर वाला, वो हमसे सहायता मांग रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बिना विलय पत्र के हम क्या नहीं कर सकते, हम वहाँ अटैक नहीं कर सकते, हमारी सेना वहाँ नहीं भेज सकते। ठीक है, तो एक काम करो, वहाँ आप ये संदेश भिजवाओ कि पहले विलय पत्र आपको, विलय पत्र पे साइन करने पड़ेंगे। जब ये बात हरि सिंह को पता चली, तो हरि सिंह ने कहा कि भाई साहब, हम विलय तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कुछ जो टर्म्स हैं, जैसे हम सेना आपको देंगे, हमारे विदेशी मामले आपको देंगे, है ना। तो कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे थे दो चार, जिन पे उन्होंने साइन किया था विलय के नाम पे। ठीक है, तो जब वहाँ साइन किया जा रहा था, तो उससे पहले ही ये बात पता चल गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े से ऐसे थे कि, क्या होते हैं, देशभक्त टाइप के आदमी थे, कि भाई साहब अब तो अटैक हो गया और भारत का जो कश्मीर है ये जाना नहीं चाहिए किसी के पास। ठीक है, तो उसने कहा कि विलय होता रहेगा, एक काम करो आप सेना भेज दो। उन्होंने सेना की कमान टुकड़ी को भेज दिया। उधर राजा हरि सिंह, उसने कहा अपने सेनापति राजेंद्र सिंह से, उसके पास एक गन हुआ करती थी, तो उसको दी गन, और कहा कि भाई राजेंद्र सिंह, ये गन रख, मैं तो सो रहा हूँ, अगर भारतीय सेनाएं कल सुबह तक यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, तो क्या करना, मेरे को उड़ा देना, गोली मार देना। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ था। ऐसा होता है कि सुबह तक भारतीय सेनाएं वहां पहुंच जाती हैं। ठीक है, और हरि सिंह और जम्मू कश्मीर को बचा लेते हैं। अब जो जितना क्षेत्र पाकिस्तान ने हथियाया, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया उस समय, उसी को कहते हैं वर्तमान में पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये हो गई पीओके की कहानी। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। क्या है, मुजफ्फराबाद। और आपको पता ही होगा, पाकिस्तान वाले कहते हैं इसको आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान वाले कहते हैं पीओके को आज़ाद कश्मीर, हम कहते हैं इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो कुछ बहुत बड़ा हिस्सा, कुछ हिस्सा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने उस समय हथिया लिया था पीओके। और ये पीओके बहुत अहम है भारत के लिए, क्योंकि भारत का नक्शा इसके बिना अधूरा है। कि भारत का जो एक साइड का, आपको लग रहा होगा, हमने तो बचपन से यही पढ़ा था कि ये जो हिस्सा है ना भारत वाला, ये वाला जो हिस्सा है ये भारत का ही है, ऐसे पूरा हमने कश्मीर पढ़ा है। जबकि ऐसा नहीं है, इतना सा क्षेत्र है अभी भी पाकिस्तान के पास है, इतना क्षेत्र अभी भी चीन के पास है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, इसको हम पीओके कहते हैं। तो कुछ ये मुद्दे थे उस समय के। ठीक है, अब क्या होता है, हाँ, जैसे ही इसका विलय हो गया, किसके द्वारा, एक मिनट को मैं हटाता हूँ एक बार। हाँ, तो जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था, और यहाँ के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। लेकिन आज़ाद होते ही पाकिस्तानियों ने कबायलियों के भेष में यहाँ आक्रमण कर दिया, और इसी कारण महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और भारत में विलय हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, और तब से ही ये, अब आपको ये लग रहा होगा कि धारा 370 भी वहीं से लगी है। नहीं, 1954 में लगी थी, बाद में लगी थी। ठीक है, धारा 370-35 से इसको अलग से राइट दिए गए 1954 में। तो ये तो बात अलग है। ठीक है, हमने तो अभी यही पढ़ना है। हाँ, जो श्रेय जाता है
एकीकरण का वो जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो यहाँ लिखा है ना सरदार पटेल, आप जानते होंगे सरदार पटेल को ही कहा जाता है लौह पुरुष। क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, आयरन मैन। ठीक है। और आयरिश लेडी या आयरन लेडी कहा जाता है एनी बेसेंट को, ध्यान में रखना ये चीज। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनके अलावा इन्हें कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। सरदार वल्लभ पटेल को कहते हैं भारत का बिस्मार्क। ये बिस्मार्क कौन था? इसने भाई साहब जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण किया था। तो भारत का एकीकरण करने वाला कौन? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और इन्हीं के जो जन्म दिवस पे उपलक्ष्य में 2019 से क्या मनाया जाने लगा? एकता दिवस। 31 अक्टूबर से हर वर्ष क्या मनाया जाने लगा है? एकता दिवस। तो हर 31 अक्टूबर को क्या आता है? एकता दिवस। नोट डाउन करते रहना। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सरदार पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, सरदार पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का एकीकरण करने वाला। इसलिए भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार पटेल ने। इसलिए सरदार पटेल को किसकी उपाधि दी गई? बिस्मार्क की उपाधि दी गई। इसीलिए भारत का इन्होंने एकीकरण किया। एकीकरण करने के लिए के उपलक्ष्य में इनका जो जन्म दिवस आता है, ठीक है, उसी दिन को एकता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये जानकारी हो गई। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, देख, अब बात करते हैं हम राज्यों के पुनर्गठन की। तो भारत में उस समय जब रियासतों का एकीकरण हो गया, और रियासतों के एकीकरण के बाद में यहाँ पे जो रियासतें थी, ठीक है, उनका पुनर्गठन किया गया कि कौन कौन सी रियासतें भारत में आई हैं। और भारत में उस समय ABCD प्रकार के राज्य थे। ठीक है। जब भारत का संविधान बना तो इन राज्यों को संविधान के भाग 7 में रखा गया। इन जो है ना राज्यों को संविधान के भाग 7 में रखा गया। ध्यान में रखना, संविधान भाग 7 में रखा गया। और आर्टिकल था 238। अब ना तो ये संविधान का भाग 7 है और ना आर्टिकल 238 है, क्योंकि इन राज्यों के जो प्रावधान है वो भी समाप्त कर दिया गया है। और आर्टिकल 238 और भाग 7 दोनों का प्रावधान भी संविधान से समाप्त कर दिया गया है। आपसे पूछेंगे कि कौन से संविधान में किस भाग को हटाया गया? पूर्णतः हटाया गया। तो पूर्णतः संविधान का भाग 7 है, इसको पूर्णतः हटाया गया। ठीक है, देखो मैं इधर भाग 7 को क्या कर दिया गया है? पूर्णतया हटाया गया। ठीक है, अभी आपको पीछे ABCD प्रकार के राज्य दिख रहे होंगे। ठीक है, ABCD प्रकार के राज्य दिख रहे होंगे। एक बार मैं, हाँ, इसमें टाइप A, टाइप B, टाइप C और टाइप D 4 प्रकार के राज्य हैं। और इन्हीं राज्यों को देखो, टाइप ए पे जो शासन हुआ करता था वो हुआ करता था गवर्नर का। किसका शासन हुआ करता था? गवर्नर का। और टाइप ए में जो प्रांतों की संख्या थी 9, 9 ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे। कैसे प्रांत थे ये? ब्रिटिश प्रांत हुआ करते, जिनमें ब्रिटिश शासन हुआ करता था, उनको ब्रिटिश प्रांत कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का शासन था इनमें सीधे तौर पे, उनको ब्रिटिश प्रांत। और इसमें 216 देशी रियासतों को रखा गया था। ठीक है, 9 ब्रिटिश प्रांत और 216 देशी रियासतों को इसमें रखा गया। अगला है टाइप बी प्रकार का। ठीक है, और टाइप बी प्रकार का जो राज्य है ये है आपका, इसमें शाही शासन हुआ करता था। ठीक है, ये रॉयल स्टेट हुआ करते थे। रॉयल स्टेट जानते हो कि जिनमें सीधे तौर पे किसका शासन हो? यहाँ की जो महारानी है उसका शासन हो, तो इनको कहेंगे हम रॉयल स्टेट। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे रॉयल स्टेट शाही शासन हुआ करता था। इनमें 275 देशी रियासतें,
और कितने छोटे प्रांत? तो ये आपके 9 छोटे प्रांत थे इसमें, ठीक है। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, 9 छोटे प्रांत। इसके अलावा टाइप सी प्रकार के राज्य, टाइप सी प्रकार के राज्य, और इनमें जो शासन हुआ करता था मुख्य आयुक्त का। इसका हुआ करता था मुख्य आयुक्त का, और इसमें 61 छोटी रियासतों को रखा गया था, ठीक है। 61 छोटी रियासतों को रखा गया था। और टाइप डी, ये यहाँ हुआ करता था केंद्र का शासन, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं टाइप ए की। चलो दिख रहा होगा, ठीक है। हम्म तो टाइप ए है, इसमें 9 प्रांत हुआ करते थे। तो मेन यही पूछा जाता है कि 9 जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कौन कौन से थे। तो पहला है इसमें असम, ठीक है। दूसरा है बिहार, तीसरा है बॉम्बे। तो ये जो आपके 9 प्रांत मैं बता रहा हूँ, ये बाद में जाके हमारे देश के राज्य भी बनते हैं ऐसे कैसे, ठीक है। असम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, इसे हम कहते हैं मध्य प्रांत। मध्य प्रांत, वर्तमान में ये आपका हो गया एमपी। सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, वर्तमान में एमपी। फिर आपका आ गया मद्रास, ठीक है, जो आपका जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला। फिर उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा। पंजाब, ये पंजाब, पूरा का पूरा पंजाब। फिर आ गया पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये एक बंगाल तो पश्चिमी, पूर्वी बंगाल हो गया आपका पाकिस्तान या बांग्लादेश, ठीक है। एक है यूनाइटेड प्रोविंस। तो यूनाइटेड प्रोविंस को ही हम कहते हैं संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत होता है क्या, वर्तमान में यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी। और यूपी आपका उत्तर प्रदेश, बाबा योगी आदित्यनाथ वाला, ठीक है। अभी इन्हीं के नाम से जाना जा रहा है। हाँ, चलो। अभी बहुत सारे डेवलप ऐसे स्टेट हैं, विकसित स्टेट तो हमारे भारत में है भी नहीं, लेकिन अभी जितना भारत हो रहा है, जितना है पाकिस्तान से बहुत गुना आगे। दोनों साथ ही आज़ाद हुए थे, लेकिन अभी मतलब पाकिस्तान को भारत की बराबरी करने में भी अभी 100 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक हमारी गवर्नमेंट की जितने भी रही हैं उनकी अचीवमेंट है, कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। हाँ, क्योंकि हर गवर्नमेंट काम करती है, हम किसी को नाकारा नहीं कर सकते हैं। सभी गवर्नमेंट अपनी जगह अपना काम करती हैं। बाकी राजनीति है, राजनीति में आप इतना इन्वॉल्व मत हुआ करो। इन्वॉल्व हो तो पूरे तरीके से उतरो राजनीति में, और भारत के जो जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करो, ठीक है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। जैसे आपका एक तो सबसे मेन मुद्दा होता है हर एग्जाम में पेपर लीक का, तो उतरो राजनीति में और कानून बनाओ पेपर लीक के, कि जो भी पेपर लीक करे उनको सख्त से सख्त सजा हो, दोबारा ज़िंदगी में वो करने की ना सोचे। सख्त से सख्त सजा मतलब दोबारा ज़िंदगी में करने की भी ना सोचे। उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखें। उसमें किसी नेता अगर इन्वॉल्व है तो नेता की आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाए, है ना। कुछ ऐसा प्रावधान हो तो मजा आए। अब ऐसे प्रावधान हो जाते हैं छोटे मोटे, तो इनमें तो ना तो हमारा भला, ना किसी किसी का भला नहीं है, बस भला होता है नेताओं का, ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इनमें आओ और उनको चेंज करो, ठीक है। भारत की शिक्षा प्रणाली, चलो बाद में बताएंगे कभी। हाँ, अब हम बात करते हैं, ये 9 स्टेट आपने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप बी। तो टाइप बी में जो शाही राजधानियां हुआ करती थी उस समय, जैसे हम बात करते हैं शाही, हम्म, हैदराबाद, हैदराबाद को मिला लिया गया, किसके द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। कश्मीर, कश्मीर को मिला लिया गया,
ठीक है। मध्य भारत, ये मध्य भारत, इधर सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, इसी का हिस्सा है। राजस्थान, ये राजस्थान टाइप बी का है, आपको ध्यान में रखना होगा, राजस्थान है टाइप बी। ठीक है। और आपसे पूछे राजस्थान का एक भाग है वो टाइप सी में भी आता है, तो यहाँ पे अजमेर है ना, अजमेर टाइप सी, मोबाइल वाला नहीं, राज्य वाला। तो ये टाइप सी और ये टाइप बी। ठीक है। सौराष्ट्र, जिसे हम गुजरात कहते हैं, गुजरात वाला हिस्सा सौराष्ट्र। ठीक है। पटियाला व पूर्वी पंजाब, पटियाला व पूर्वी पंजाब। त्रावणकोर और कोचीन, ठीक है, इनको भी मिलाया गया। मैसूर कर्नाटका, विंध्य प्रदेश जो आपका विंध्यांचल है मध्य प्रदेश, उस साइड से गुजरता है जितने भी, विंध्य प्रदेश। फिर आते हैं मुख्य आयुक्त के अंतर्गत कौन 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 से आते थे। ठीक है। तो मुख्य आयुक्त के अंतर्गत आते थे, एक सेकंड, आपको दिख रहा होगा इधर, हाँ। तो मुख्य आयुक्त के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं वो ये हैं। पहला है अजमेर, पहला क्या है, अजमेर है। अजमेर का कौन सा, राजस्थान में है अजमेर। और यहाँ भी किसका शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। और जब अंग्रेजों का शासन यहाँ हुआ करता था अजमेर में, तो ये मुख्य आयुक्त इसको संभालता था। इसके बाद में भोपाल, भोपाल ये आप जानते हो एमपी की राजधानी। ठीक है, ये एमपी में है भोपाल। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। कूच बिहार, कूच बिहार बिहार में। कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और आपका त्रिपुरा, ये कुछ और देसी रियासतें हैं, कुछ और मुख्य आयुक्तालय से रिलेटेड जो क्षेत्र रहे हैं वो हैं आपके। अंत में हम बात करते हैं, और ये बात होगी किसकी, केंद्र शासित प्रदेशों की। तो यहाँ देखो, टाइप डी में आते थे केंद्र शासित प्रदेश, और टाइप डी में जो केंद्र शासित प्रदेश है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसके अलावा अर्जित भूभाग, जिन भागों को हमने युद्ध में जीता हो, ठीक है, तो ऐसे भूभाग हमारे आएंगे किसमें, अर्जित भूभाग में। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, हाँ, इसके बाद में 17 जून 1948 को क्या होता है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है। और उस आयोग का नाम होता है धर आयोग। ठीक है, धर आयोग होता है उस आयोग का नाम। ये देखो आपको दिख रहा होगा, हाँ, दिख रहा होगा। तो इस धर आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं श्रीकांत एस के धर। कौन होते हैं, एस के धर। और ये एस के धर होते हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है आपका, उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। कौन से हाई कोर्ट के, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जो ये धर आयोग बना, ठीक है, 27 नवंबर 1947 को जब धर आयोग बना, तो धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी कि राज्यों के जो गठन का आधार हो, कि राज्यों को अगर बनाया जाएगा तो किस आधार पर बनाया जाएगा। तो राज्यों के अगर गठन का आधार होगा तो क्या होगा, राज्यों के गठन का आधार होगा भाषा एवं संस्कृति नहीं होगी, क्या होगा, प्रशासन होगा। भाषा संस्कृति नहीं होगी, क्या होगा, प्रशासन होगा। अब ये बात आप समझो कि अगर किसी क्षेत्र में भाषा, अब हमारे राजस्थान की बात कर लेते हैं ना, तो कुछ ऐसी कहावतें हैं कि पग पग पे बोली बदले, है ना, पांच कोस पे वाणी, ऐसे कुछ। ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं हमारे राजस्थान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। अगर भाषा संस्कृति के आधार पर बनाया जाएगा तो छोटे छोटे स्टेट बन जाएंगे, छोटे छोटे स्टेट बन जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसका आधार क्या होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए। तो बिल्कुल प्रशासन को इसका आधार बनाया जाना चाहिए। ठीक है।
एक बार इसको आप देख लो, उतार लो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। उतार लो भाई, उतार लो फटाफट। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाषा व संस्कृति हो गया। नेक्स्ट है, हाँ, जयपुर अधिवेशन हुआ, उसी समय हुआ आपका जयपुर अधिवेशन, दिसंबर 1948 में कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं आपके पट्टाभी सीतारमैया। कौन करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया। तो इसी अधिवेशन में एक समिति पेश की जाती है जिसका नाम होता है जेवीपी समिति। क्या होता है? जेवीपी समिति। आपको दिख रहा होगा जेवीपी समिति, में दिखा देता हूँ बाकी, है ना, ये देखो, नहीं दिख रहा है तो इधर, अब दिख रहा होगा। तो जेवीपी समिति बनाई गई, और ये जेवीपी समिति बनाएगी, इसमें जेवीपी 3 लोग थे। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार की उपाधि थी इनके पास, आपको पता होगा, ये आपको सबको पता होगा, सरदार की उपाधि थी। गुजरात में महिलाओं ने इनको सत्याग्रह के दौरान दिया था, कुछ आंदोलन के दौरान इनको ये उपाधि दी गई थी। पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ये 3 लोग इस समिति में सदस्य थे। जब ये इसके सदस्य थे तो इन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। ठीक है, इन लोगों ने रिपोर्ट पेश की और उन्होंने कहा कि जो राज्य के गठन का आधार है वो भाषा को नहीं बनाया जाना चाहिए। भाषा और संस्कृति राज्य के गठन का आधार नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी नकार दिया, धर आयोग ने नकारा, और इसके अलावा किसने नकारा? जेवीपी की समिति के सदस्यों ने भी इसको नकार दिया कि जो राज्य के गठन का आधार है वो भाषा नहीं होगी, तो क्या होगा? राज्य के गठन का आधार होगा क्या? एकता, सुरक्षा व आर्थिक विकास। ठीक है, सामने दिख रहे होंगे आपको, एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास। तो भाषा के गठन का आधार एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास। हाँ, इन लोगों ने ये रिपोर्ट पेश कब की? ध्यान में रखना, 1 अप्रैल 1949 को ये रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया राज्य के गठन का आधार एकता, सुरक्षा व आर्थिक विकास। अब ये क्या हुआ कि जैसे ही इन लोगों ने ये नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जाएगा, तो एक साउथ में एक राज्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश है ना। तो वहाँ दक्षिण भारत में हो गया आंदोलन। आंदोलन, दक्षिण भारत के लोग है ना, उस साइड में आंदोलन बहुत खतरनाक होता है, दांतली गंडा से लेके आ जाते हैं ना। तो उस साइड में हो गया क्या? आंदोलन। और भयंकर आंदोलन हो गए। आंदोलन भी कैसे? मरने मारने को उतारू कि बस अब तो हमें चाहिए तो राज्य किस आधार पे चाहिए? भाषा के आधार पर, वरना तो हम क्या कर देंगे? मार देंगे, काट देंगे। पूरा सीन बना दिया फिल्मों वाला। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक सेकेंड। हाँ, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था पोटी श्री रामल्लू। ठीक है, बहुत भयंकर मारकाट चालू हो गई दक्षिण भारत में, और एक व्यक्ति था पोटी श्री रामल्लू। तो इस पोटी श्री रामल्लू ने किया आमरण अनशन कि अब तो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन क्या लेंगे? हम हमारा राज्य तो हम लेंगे ही। और राज्य का नाम कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको, पोटी श्री रामल्लू ने इसका नेतृत्व किया। और उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के आधार पर, यहाँ पे 2 तरह के लोग हुआ करते थे, एक तो तेलुगु, एक तमिल। ठीक है, तो तेलुगु भाषी लोगों के आधार पर क्या बना मांगा कि हमारे राज्य का, हमें राज्य दिया जाए तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, मद्रास प्रांत तेलुगु भाषी लोगों के लिए रखा जाए। ठीक है,
इसने आमरण अनशन किया। आमरण मतलब जब तक मर नहीं गया, ठीक है, कि 56 दिन तक आमरण अनशन किया, और 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को इनकी हो गई मृत्यु। क्या हो जाती है? 15 दिसंबर 1952 को इनकी हो जाती है मृत्यु। और मृत्यु होते ही क्या, पूरे दक्षिण भारत में भयंकर मारकाट, और इतने भयंकर जो मारकाट शुरू हुई, तो उसमें पूरे दक्षिण भारत को हिला के रख दिया, सरकार को हिला के रख दिया, मजबूर कर दिया सरकार को पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए। और पहला भाषाई राज्य बना आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इधर में एक बार देखना। हाँ, इनकी मृत्यु होती है आपकी 15 दिसंबर 1952 को। कितने दिन तक आमरण अनशन किया था इन्होंने? लगातार 56 दिन तक आमरण अनशन किया। ठीक है। और किस आधार पे मांगा इन्होंने? तेलुगु भाषी लोगों के आधार पे। ठीक है। नेक्स्ट। अब ये जो राज्य तो बना दिया गया, कौन सा राज्य बनाया गया? देखो, हाँ, दिख रहा होगा इधर। अगले साल जब उनकी मृत्यु हुई 15 दिसंबर 1952 को, तो उसी के अगले साल 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषाई राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। अभी बताया था ना मैंने, प्रथम भाषाई राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है। और इसकी जो राजधानी रखी, इसकी राजधानी रखी कुरनूल में। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ रखी? कुरनूल। और इसका जो उच्च न्यायालय रखा, वो रखा गुंटूर में। ये ध्यान में रखना, राजधानी थी इसकी कुरनूल, उच्च न्यायालय था इसका गुंटूर में। ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद में देखो, यहाँ पे मद्रास है ना, इस मद्रास को दो भागों में डिवाइड किया गया। ऐसे दिख रहा होगा, इधर दिखा देता हूँ। मद्रास को किया गया दो भागों में डिवाइड। पहला किया गया तेलुगु भाषी लोगों के लिए। तेलुगु भाषी लोगों के लिए बनाया गया आंध्र प्रदेश। क्या बनाया गया? आंध्र प्रदेश। और तेलुगु भाषी लोगों के लिए जैसे आंध्र प्रदेश बना, तो वहाँ मद्रास में बच गए तमिल। तो जैसे ही तमिल बच गए, तो तमिल लोगों के लिए बना दिया गया तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान में रहना चाहिए। तमिल लोगों के लिए बना तमिलनाडु, और तेलुगु लोगों के लिए बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद हो जाएगा। मद्रास, मद्रास से ही बना है आपका तेलुगु भाषी लोगों के आधार पर आंध्र प्रदेश, और मद्रास से ही बना है आपका तमिल भाषी लोगों के आधार पर तमिलनाडु। ठीक है, दिख रहा होगा पीछे। तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको है। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलो, नेक्स्ट पे आते हैं अपन। ये उतार लेना, दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आंध्र प्रदेश की हम बात करें 2020 में, 2020 तक देखो, 2020 में इसकी राजधानी क्या थी? तो आंध्र प्रदेश की 2020 में जो विधायी राजधानी थी, वो थी अमरावती। ठीक है, विधायी कार्य करते हैं ना, उनकी जो राजधानी थी अमरावती। कार्यकारी जो राजधानी थी, वो थी विशाखापट्टनम। ठीक है, और जो न्यायिक राजधानी थी, वो थी कुर्नूल। ध्यान में रखना। ठीक है, कि विधायी राजधानी कौन सी? अमरावती। कार्यकारी राजधानी कौन सी? विशाखापट्टनम। न्यायिक राजधानी कौन सी? कुर्नूल। ठीक है। अगर हम वर्तमान की बात करें, अभी हाल फिलहाल में 2024 में चुनाव हुए हैं, और लोकसभा चुनाव, और यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए हैं। और यहाँ पे विधानसभा चुनाव में टीडीपी जो पार्टी है, ठीक है, वो जीत के आई। तो उसने जैसे ही जीती, तो यहाँ की जो राजधानी है, इसने पूरी जो राजधानी घोषित कर दी, वो कौन सी है? अमरावती। कौन सी घोषित की है? अमरावती। ठीक है। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वर्तमान में राजधानी कौन सी है? अमरावती। इसको देख लो एक बार, दिख रहे हैं? अमरावती। नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1953।
देखो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की थोड़ी सी बातें हम इधर ही कर लेते हैं, बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी बातें। तो जब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में, दोबारा से समीक्षा की गई कि भाई साहब पहला भाषाई राज्य तो बन ही गया आपका आंध्र प्रदेश, आपने तो कहा था भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए, तो एक बार दोबारा से समीक्षा की जाए, क्या पता हमारी कुछ गड़बड़ हो, और राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया गया। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की गई 22 दिसंबर 1953, स्थापना की गई 29 दिसंबर 1953 को, और इसने रिपोर्ट पेश की वो 30 सितंबर 1955 को। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने मेंशन करके लिखी हैं स्पेशल आपके लिए, ठीक है। घोषणा हुई है 22 दिसंबर 1953 को, स्थापना हुई है 29 दिसंबर 1953 को, और रिपोर्ट पेश की गई है 30 सितंबर 1955। जब ऐसा हुआ है, तो इसके जो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए फजल अली। इसीलिए इस राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी बोलते हैं। ध्यान में रखना, आपको ये ना पूछ के ऐसे पूछ सकता है फजल अली आयोग, तो आपको 1953 वाला राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में ही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा इसके अन्य सदस्य भी हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाणिकर। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाणिकर यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इसके दो अन्य सदस्य थे। इसी आयोग ने पहली बार, ध्यान में रखना, इसी आयोग ने पहली बार क्या किया, भाषा और संस्कृति के आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों की मांग स्वीकार की, ठीक है। किसके आधार पर, भाषा और संस्कृति के आधार पर। इसके पहले जो आने वाले जितने भी आयोग हैं, धर आयोग हो, जेवीपी आयोग हो, और जितने भी आयोग हैं, उन सब ने भाषा संस्कृति के आधार को नकारा था। लेकिन जैसे ही पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और वो पहला जो भाषाई राज्य बना आंध्र प्रदेश, उसके बाद से ही जब ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो इसने कहा कि भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों की मांग सही है, ठीक है। गलत नहीं कह रहे हैं कि भाषा और संस्कृति के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए। कहा लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके अलावा भाषा और संस्कृति के अलावा इन लोगों ने और कौन से आधार दिए, देखो। भाषा और संस्कृति के अलावा इन लोगों ने कहा कि एक तो भाषा और संस्कृति तो इसका आधार हो ही हो, इसके अलावा एकता और सुरक्षा को इसका आधार रखा जाना चाहिए, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क दिया जाना चाहिए, इसके अलावा राज्य एवं देश के लोगों का कल्याण होना चाहिए। मेन बात यह है कि राज्य बन जाए तो राज्य और देश के लोगों का कल्याण हो, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा हो उनको, मतलब धन कमाने में उनको आसानी हो, और प्रशासनिक सुविधा हो अच्छे से, एकता सुरक्षा उनकी अच्छे से हो, और भाषा संस्कृति हो, तो कोई दिक्कत नहीं है भाषा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों ने कहा कि एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत था उसको नकार दिया, कि मान लो कोई एक भाषा है, उसके लिए एक ही राज्य। तो मैंने बताया था ना, राजस्थान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हर क्षेत्र में अलग अपनी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, और उनके आधार पर राज्य बना दिया जाए, तो क्या वो सही है, नहीं होगा, ठीक है। तो एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, तो इस सिद्धांत को नकार दिया गया। आपसे पूछेंगे, स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ स्टार लगाया है इसलिए कि ये बड़ी एग्जाम में पूछते हैं, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को किस आयोग द्वारा नकारा गया, तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 या फजल अली आयोग, ठीक है, इसके द्वारा। और इस आयोग ने कहा कि भारत में कितने राज्य होने चाहिए, 16 राज्य, और कितने केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो आपसे पूछें कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों की मांग की, तो 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश की। भाई साहब ये इतनी तो बनाने जरूरी है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई थी, उसी के आधार पर भारत में बनाए गए 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये आपको सामने दिख रहे होंगे। ये 14 राज्य कौन कौन से बनाए गए, 1 नवंबर 1956। पहले आप राज्य देख लो, फिर मैं केंद्र शासित प्रदेश भी दिखा देता हूँ। तो हम राज्यों की बात करें पहले, तो जो पहला राज्य बनाया गया उस समय, आप सबको पता होगा, पहला आंध्र प्रदेश बना था, लेकिन ये सीक्वेंस में मैंने ऐसे लिख दिए, असम,
14 राज्य कौन से थे? असम, बिहार, बॉम्बे, बम्बई, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत मध्य प्रदेश, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, एमपी, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा पंजाब, केरला, मद्रास, मैसूर, ठीक है, मद्रास वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटका, मैसूर, ठीक है, राजस्थान को राजस्थान ही रखा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऐसे कर दिया आपकी 14 राज्यों का गठन, ठीक है। किस आधार पे? भाषा एवं संस्कृति, एकता, सुरक्षा, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास और राज्य के लोगों का कल्याण। ध्यान में रखना, इन्हीं आधार पे क्या बना हुआ है? राज्य पुनर्गठन आयोग, उसी की सिफारिश। अब बात करते हैं, 14 राज्य बना दिया, ठीक है, वहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्य की मांग की थी और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की मांग की थी। ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 1 नवंबर 1956 को बने, ठीक है। देखो मैं इधर कर देता हूँ इसको, 1 नवंबर 1956 को। अब क्या होता है, 6 केंद्र शासित प्रदेश है और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला आपका यहाँ लिखा है दिल्ली, अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप अभी भी है। हिमाचल प्रदेश, इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य बना दिया गया है। अंडमान निकोबार, ये अभी भी क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर, ये राज्य अभी हाल फिलहाल चुनावों में बहुत चर्चा में रहा, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। इसके बाद में त्रिपुरा, त्रिपुरा ये वर्तमान में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त, 7 सिस्टर्स में शामिल है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के नाम से नया राज्य बन चुका है। तो ऐसे करके ये केंद्र शासित प्रदेश और क्या हो गए? 14 राज्यों का गठन हो गया। लेकिन वर्तमान में राज्यों की संख्या डबल हो गई और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8। तो ये जो सिलसिला है 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का, वो कैसे चलेगा आगे, कैसे कैसे ये राज्य बनेंगे, ठीक है, कैसे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा इसके बाद में कौन से नए राज्य बनने वाले हैं, ये हम सब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। कोई भी चीज़ें अगर ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ऐसे कभी आपको ऐसे मतलब डाइवर्ट नहीं करूँगा। जो हमारा जो मुद्दा है, जो हम पढ़ने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं, बस वो ही करेंगे। इसके अलावा कुछ आलतू फालतू बातें नहीं हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय श्री श्याम।